एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खिमानी। एक जागरूक नागरिक देश के लिए सबसे बड़ा एसेट है, पर एक जागरूक इंटरनेट यूज़र होना आपको और आपके देश को देश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम फ्रॉड से सुरक्षित रखता है। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम फ्रॉड पर। हमारे साथ में हैं डॉक्टर हार्दिक माकड़िया, ACP बड़ोदरा साइबर क्राइम सेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में, और आपने बिज़ी शेड्यूल से आपने जो थोड़ा टाइम निकाला है ताकि लोगों को साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में साइबर क्राइम केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लोग अमूमन फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में इतने सारे केसेस हम पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, फिर भी लोगों में साइबर क्राइम के प्रति वर्ड के प्रति अवेयरनेस तो है, पर उनको पता नहीं है कि साइबर क्राइम है क्या। तो मुझे आपसे सबसे पहले जानना है कि दरअसल साइबर क्राइम है क्या। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में जैसे बताऊं कि साइबर क्राइम क्या है, तो ऐसा कोई भी क्राइम के जो कंप्यूटर नेटवर्क या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस को इन्वॉल्व करता हो। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि इन्वॉल्व करता हूँ, मतलब उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो कंप्यूटर नेटवर्क या कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से ये किया जाए, और या तो ये डिवाइसेस उसके टारगेट हो, तो ये दोनों को साइबर क्राइम कहते हैं। ये आदमी कोई भी कर सकता है, मतलब कोई, जैसे मैं एग्जांपल देखे, जैसे आपको OTP के लिए फ़ोन आते हैं कहीं से, तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कोई आपको बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी गलत देगा वो, फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन से लेगा और आपके साथ एक फ्रॉड करेगा। तो वो फ्रॉड कहाँ हुआ? कम्युनिकेशन डिवाइस से हुआ। कहीं मतलब जो बंदा बैठा है वो डिस्टेंटली बैठा है, तो उसने फ्रॉड किया। इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ हुआ क्राइम करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है वो इनके टारगेट हो, जैसे आपका कंप्यूटर डिवाइस हो, कोई अनऑथराइज एक्सेस करके उसको हैक कर ले, तो वो क्या हुआ, उसमें वो उसका टारगेट हुआ। तो बेसिकली मतलब जो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ, कंप्यूटर नेटवर्क या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से कोई क्राइम किया जाए या उसके टारगेट हो, तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जी सर, साइबर क्राइम पर कानून और सज़ा क्या है? साइबर क्राइम के लिए डेडिकेटेडली डील करने के लिए जो मेजर एक्ट है वो IT एक्ट है जी। और उसके अलावा जो IPC है हमारी इंडियन पीनल कोड, उनके सेक्शन उसमें लगते हैं। मैं बड़े जो मेजर सेक्शन की बात करूँ जो IT एक्ट के अंदर है, तो सेक्शन 66C से लेके 67 वो उसके पनिशमेंट के लिए देते हैं जी। और मेजर सबसे ज़्यादा पनिशमेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर टेररिज्म जैसे 66F, उसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है जी। और जी। उसके अलावा जो IPC की धारा है, जैसे 406 है, 420 है, मतलब ठगी के लिए जो लिखती है, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए 467 है, और डिपेंड करता है क्राइम पे। जैसे स्टॉकिंग है तो स्टॉकिंग की लगेगी 354 है, या अगर एक्सटॉर्शन कर रहा है कोई फ़ोन के माध्यम से या तो इंटरनेट के माध्यम से, तो 380, 384 डिपेंड अपॉन द कंटेंट ऑफ द क्राइम। जी सर, ऐसा होता है कि अगर हम किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं तो लोगों में हिचकिचाहट बहुत हो जाती है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पुलिस के पास आने में लोगों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि भाई मेरा केस सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो मुझे आप बताइए कि अगर ये ठगी का शिकार लोग हो जाते हैं तो कहाँ पर वो जाएं, किसको संपर्क करें, कैसे अपना केस रजिस्टर करें, क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए होते हैं? ओके, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ठगी के बारे में, सो आई विल कंस्ट्रू दैट उसमें उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो मैं सब दर्शकों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जैसे ही किसी के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो, तो अभी जो हमारा एक डेडिकेटेड नंबर है जो गुजरात पुलिस ने एक जारी किया है, 1930, मैं सभी दर्शकों से बोलूँगा 1930। अगर किसी के भी साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो फर्स्ट थिंग ही शुड डू इज कि इस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि पहली जो मिनट्स या आवर्स होती है, गोल्डन आवर बोलते हैं, जितना वो जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो उनके पैसे आने की, रिकवरी होने की चांसेस ज़्यादा है। ये हमारा जो 1930 है, ये हमारा जो स्टेट गांधीनगर साइबर क्राइम सेल है, वहाँ एक डेडिकेटेड यूनिट है। तो पूरे स्टेट से किसी का भी फ्रॉड हुआ तो ये यूनिट क्या करता है, जैसे आपने फ़ोन किया वो आपसे डिटेल लेगा, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, कितना रुपया गया है, और ट्रांजेक्शन ID और आपकी बेसिक ID लेगा, फिर वो वहाँ से उसको आगे जाते अटकाएंगे। नाउ मैं जब बोल रहा हूँ कि गोल्डन आवर क्यों इंपॉर्टेंट है, जनरली साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, लेयर्स करते हैं। जैसे मेरा अगर फ्रॉड हुआ है तो एक अकाउंट में डालेंगे, एक से दूसरे से तीसरे, और फिर वो तुरंत विड्रॉ करेंगे। अब जब आप 1 घंटा लगा देंगे या 1 घंटे से ज़्यादा रिपोर्टिंग करने लगा दें, क्या होगा, उसने लेयर करवा दिया होगा, पुलिस एक अकाउंट तक पहुंचेगी तब तो वो तीसरे अकाउंट में खेल रहे होंगे। तो हमें
सक्सेस मतलब रिकवरी की सक्सेस इमीडिएटली मिलने में दिक्कत रहती है। तो आप जितना जल्दी इस नंबर पे अगर आप रिपोर्ट कर सकते हो तो आपके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर क्या होगा, अगर जैसे रिपोर्ट किया फिर ये टिकट नंबर रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में आता है। जैसे अभी हमारे डीजीपी सर का जो सर्कुलर है, अब फ्रॉड 1 लाख से ज़्यादा है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आएगा, 1 लाख से कम है तो वो लोकल पुलिस स्टेशन में आएगा। ये डिस्टिंक्शन क्यों बनाया गया? क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, लोगों को ये लगता है कि बस हमारा पैसा कम है 1 लाख से, तो ये रीज़न नहीं है। रीज़न है बिकॉज द नंबर ऑफ कंप्लेंट वी आर गेटिंग इज़ हाई, तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन किया गया है। तो अगर जैसे जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन वो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी। ये नंबर का बेसिक पर्पस है आपका पैसा कहीं और जाने से अटकाना। फिर इन्वेस्टिगेशन रेगुलर कंटिन्यू होगी। सेकंड थिंग दे कैन डू इज जो cybercrime.gov.in ये पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, तो उसको नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन भी वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ दे डोंट वांट टू कम टू द पुलिस स्टेशन पर्सनली, तो पहले आप 1930 में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है कॉल कर दीजिए तो आपका ये फाइनेंशियल लॉस अटकेगा, और फिर यहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं जहाँ से वो कंप्लेंट हमारे पास आएगी। और जो अगर वडोदरा के कोई है व्यासी तो वो हमारे पुलिस स्टेशन भी फिजिकली विजिट कर सकते हैं। मतलब जितना जल्दी हो सके आप आपके जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस पर देरी मत कीजिए, आप जल्दी से संपर्क करिए आप। जी। साइबर क्राइम टीम को कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि भाई ये जो अगर फ्रॉड हो गया तो उसके लिए कि सॉल्व करने के लिए केसेस? बेसिक ट्रेनिंग अगर इंडक्ट करने के लिए, जैसे हमारे में अभी कमिश्नर सर है, उसने हमें जो स्टाफ दिया है, तो जनरली जो नए भी कांस्टेबल आते हैं दे आर हाईली एजुकेटेड। तो बेसिक जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है, व्हाट रिक्वायरमेंट पुलिस नीड एट द फर्स्ट हैंड, इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज जो भी हमारा लेटर और हम कम्युनिकेशन करते हैं एमएनसी के साथ वो इंग्लिश में रहता है। कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक होना ज़रूरी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है वो इन हाउस, मतलब आप जैसे डिपार्टमेंट में इंडक्ट हुए या साइबर क्राइम में, तो आपको वो ट्रेनिंग चलती रहती है, बिकॉज साइबर क्राइम इज इवॉल्विंग। इट्स अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन के एक बार आपने ट्रेनिंग ले ली आप वो हो जाएंगे। आपको अपने आप को अपडेट करते रहना, उसके लिए ट्रेनिंग चलती रहती है। जी सर, कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये आपको केसेस सॉल्व करना? फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस करना इट्स रियली चैलेंजिंग। कुछ रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि साइबर क्राइम होता है वो फेसलेस और बॉर्डरलेस होता है। जो करने वाला है उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही है या तो वो मेल कर रहा है वहाँ से, वो डिवाइस जिसका यूज़ कर रहा है। जैसे हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, सिम कार्ड्स डमी होते हैं। जैसे आजकल मेवात एक हॉट स्पॉट है, जैसे जामताड़ा है, तो ये लोग क्या करते हैं, सिम कार्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं कहीं और स्टेट से, जैसे उड़ीसा से कहीं पे किसी गरीब के नाम पे सिम कार्ड ले लिया होगा, सिम कार्ड वहाँ से आएगा। बैंक अकाउंट जो ये यूज़ करते हो वेस्ट बंगाल या अदर और कहीं से आए होंगे, तो पहले हमारे पास जो क्लू होता है वो मोबाइल नंबर रहता है या तो अकाउंट होता है जो भी कहीं और स्टेट का होता है, और जो फ़ोन करने वाला है उसकी आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं होता। तो इट्स अ लॉन्ग ट्रेल कि आप पहले उसकी आइडेंटिटी को कैसे जानेंगे, तो वो दैट्स एक्चुअली मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट चैलेंजिंग रहता है ये। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज जो हमारी है वो लीगल चैलेंज है। अभी जो आईटी एक्ट है उसमें इन्वेस्टिगेशन की पावर पीआई और उनके अबव के ऑफिसर को दी गई है, एंड दैट इज बिट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट दैट वी आर गेटिंग इज वेरी हाई, और उसको डील करने के लिए अगर वो पावर डाइल्यूट करके पीएसआई या उनके ऐसे लेवल का दी जाए तो हम बेटरली मतलब अच्छे वे में उसको डील कर सकते हैं। जी जी। सर, लॉकडाउन के दरमियान अभी भी कोविड चल ही रहा है, और कोविड के दरमियान हमने लॉकडाउन भी झेला है, तो उसमें आपको लगता है कि साइबर क्राइम के फ्रॉड्स काफ़ी केसेस बढ़े हैं? लॉकडाउन के दरमियान इंडीड वी हैव रिसीव्ड मोर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। उसका एक रीज़न है क्योंकि लोगों की जो जॉब्स और बाकी सब चीज़ें जो आउटडोर एक्टिविटी वो बंद हो गई थी, तो लोग अपने घर से काम करने के एवेन्यू ढूंढने लगे थे। तो उस ड्यूरेशन में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट था। वो नई नई स्क्रिप्ट बनाते थे लोगों को ठगने के लिए कि आप ऐसे घर बैठे पैसा कमाइए, या कोई और स्क्रिप्ट कोई भी रह सकती है। तो उस टाइम पे इस वजह से साइबर क्राइम बढ़ा था। जी। डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो भी बहुत बढ़ गया है, तो आपको लगता है कि इस बारे में अवेयरनेस कम है लोगों में? लोग यूज़ तो करते ही हैं इंटरनेट पर, अवेयरनेस की बहुत कमी है कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी वेबसाइट पर अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें आप? या डेफिनेटली अवेयरनेस कम है एक्चुअली। ये हम बोलेंगे जो कल्चरल टेक होता है, ये कोई भी संस्कृति में देखिए, ये जस्ट नॉट विद द इंटरनेट, कि लोग कोई भी टेक्नोलॉजी को पहले अडेप्ट करते हैं, लेकिन जो उसकी सेफ साइड होती है उनके बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, तो इसको हम लैग बोलते हैं, जो कल्चरल लैग होता है। तो इवन विथ इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन से ये हुआ है कि लोगों ने एडप्ट कर लिया है, उसकी लाइफ बहुत ईजी बन गई है उसकी वजह से। बट
अवेयरनेस से ज़्यादा मैं दो और चीज़ें बोलूँगा जो लोगों में है। एक है ग्रीड जी। लोगों में ग्रीड बढ़ी है ज़्यादा। एक्चुअली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई अभिशाप नहीं होती है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। तो लोगों में ग्रीड बढ़ गई है कि कोई जैसे, और ग्रीड में मैं दूसरी बात बोलूँगा, ये पैसों की ग्रीड नहीं है। आप जैसे फेसबुक में देखते हैं आजकल न्यूड वीडियो कॉल का जो ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट चल रहा है, तो उसमें भी लोगों की ग्रीड क्या है, अननोन कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो अवेयरनेस का इश्यू नहीं है, मतलब आई नो आई शुड नॉट डू दिस, बट लोग कर रहे हैं। वैसे ही कोई जो स्कीम्स आ रही है जिसमें ज़्यादा रिटर्न दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि 1 दिन में पैसा डबल हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, इसके ऊपर काफ़ी मूवी भी बनी है ऑन अ फनियर साइड, बट तो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अवेयरनेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ग्रीड है लोगों में कहीं ना कहीं, ये सबसे ज़्यादा मैंने जो अपने यहाँ पे केसेस है। दूसरा आप जो बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस की है, या डेफिनेटली कि जब मैं कोई कर रहा हूँ तो ये वेदर इट्स सेफ और नॉट, ये अवेयरनेस का थोड़ा इशू है, तो उनके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। तो अवेयरनेस, अगर दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे यूज़र होता है इंग्लिश से इतना फेमिलियर नहीं होते, जो कंट्री साइड में है वो, और जो गाइडलाइंस होती है जो इंटरनेट में वो मोस्टली इंग्लिश में होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। जी। तो सर, आपने साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस आपने डिटेक्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं, क्या कॉमन मॉडस ऑपरेंडी होती है? मॉडस ऑपरेंडी इनकी रीज़न वाइज होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी साइबर क्राइम के जो इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है, एक जैसे जामताड़ा था, तो जामताड़ा अभी थोड़ा डिस्पर्स हो गया है। उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है जो कस्टमर केयर के नाम पे जो फ्रॉड्स होते हैं, ओटीपी लेने के लिए जो फ्रॉड्स होते हैं, बैंकिंग पर्सन की कोई भी आइडेंटिटी लेके जो फ़ोन करने वाले फ्रॉड्स हैं, ये सब फ्रॉड जामताड़ा ग्रुप के होते हैं। मेवात अभी सरपास कर दिया है जामताड़ा को इन द नंबर ऑफ क्राइम्स जो हो रहे हैं। तो मेवात जो 5 डिस्ट्रिक्ट वहाँ के हैं, वहाँ से मेजोरिटी जो क्राइम होते हैं वो इंडियन OLX, इंडियन आर्मी फ्रॉड, मतलब इंडियन आर्मी की आइडेंटिटी करके कोई चीज़ OLX पे बेचना, या अभी ये OLX से शिफ्ट होकर फेसबुक मार्केट प्लेस वहाँ पे भी आ रहे हैं। दूसरा अभी मतलब उसमें बेसिक ये होता है कि मेवात की आइडेंटिटी, तो इंडियन आर्मी की वो आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे किसी उनके ट्रस्ट गेन करने के लिए। फिर वहाँ से अभी जो मेजर क्राइम है वो फेसबुक में न्यूड कॉल करके फिर ब्लैकमेलिंग करना, ये पूरा क्राइम मेवात से हो रहा है। थर्ड जो वहाँ से कॉमन हो रहा है कि फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना, फेक फेसबुक अकाउंट जो इम्पोर्ट सेलिब्रिटीज़ है उनके नाम पे करके फिर लोगों से पैसा मांगना। तो ये मेजोरिटी और क्राइम जो है ये मेवात से हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक जो क्राइम है जो इंडिया के बाहर से, नाइजीरियन फ्रॉड हम जो बोलते हैं, वो इंडिया से बाहर होता है, उसमें कुछ उसके इंडिया के एजेंट होते हैं। उसमें नाइजीरियन की मोस्टली एक कॉमन मोडस ऑपरेंडी है कि वो लोग फॉरेन बेस्ड कोई कंपनी क्रिएट करेंगे और इंडिया में उसके साथ ईमेल करके हम आपको ये चीज़ बेचेंगे, पहले कोई सैंपल भेजेंगे और फिर उसको सस्ते दामों में बेचने के लिए, ऐसे कोई लालच में। उसमें एक कॉमन मोडस ऑपरेंडी है कि कंपनी क्रिएट करेंगे, फेक फॉरेन बेस्ड कंपनी क्रिएट करेंगे और फॉरेन से ही नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे। दूसरा एक कॉमन मोडस ऑपरेंडी उनकी है कि इंस्टा या फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे पहले, उसमें अपने आप को जैसे कोई नेवी के ऑफिसर है फॉरेन से या कोई डॉक्टर है, उसमें मेल और फीमेल किसी को भी टारगेट करते फ्रेंडशिप करते हुए फिर वो गिफ्ट भेजेंगे आपको, और गिफ्ट बहुत प्रेशियस गिफ्ट होगी, उसकी फ़ोटो भेजेंगे या तो नेकलेस है, और फिर बोलेंगे कस्टम में पकड़ा गया वहाँ से, उसको निकालने के लिए ये करना, और वहाँ से पूरा फ्रॉड चालू होता है और लाखों में लोगों से फिर डराते हैं, CBI सब बोल रहे हैं ये सब करके। तो ये 3 मेजर, मतलब मैं रीजन वाइज, मतलब जैसे नाइजीरियन होगा तो उनकी एक पर्टिकुलर एमओ होती है, सिम स्वैपिंग एक हो रहा है तो वो भी नाइजीरियन करते हैं मोस्टली, मेवात है तो उनकी एक पर्टिकुलर एमओ है, जामताड़ा है तो उनकी एक पर्टिकुलर एमओ है, बाकी जो स्प्लिंटर ग्रुप है वो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी, ये 3 मेजर ग्रुप है जो मोडस ऑपरेंडी वाइज मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की हम जब बात करें तो काफ़ी उसको लेकर भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और हनी ट्रैप के केसेस भी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। हनी ट्रैप के केसेस में जैसे आम आदमी को, एक इंडियन आर्म फोर्सेस के जो बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला ये मेवाती गैंग है, उसकी आइडेंटिटी या तो उनका एक जो ऑनलाइन कहीं से भी उनको मिल गया होगा, एक आई कार्ड यूज़ करके लोगों को ठगी करते हैं कि हम ये है, मेरी ट्रांसफ़र होने वाली है, ये चीज़ हम बेचना चाहते हैं, और फिर उनसे पैसा लिया जाता है। हनी ट्रैप जो बोल रहे हैं, हनी ट्रैप काफ़ी सारे आयाम पे होता है, एक आम आदमी के साथ भी हनी ट्रैप हो सकता है। जैसे मैं फेसबुक ये न्यूड कॉल की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको जनरली क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट आती है अननोन गर्ल से, और रिक्वेस्ट के बाद उनको व्हाट्सएप में धीरे धीरे बात करने के लिए बुलाया जाता है, और फिर वहाँ से एक कॉल आता है जिसमें सामने एक न्यूड कॉल का रिकॉर्डिंग होता है, एंड देन द ओपोनेंट इज आस्क्ड टू डू द सेम। अगर उसने किया तो वो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है।
और ब्लैकमेल क्या कि मैं आपको जो आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भेज दूँगी, ये ट्विटर पे या यूट्यूब पे कोई भी सोशल मीडिया पे लगते हैं तो, और फिर पैसे की डिमांड की जाती है। अब ये टिपिकल हनी ट्रैपिंग है। हनी ट्रैपिंग और भी तरीके से हो सकती है। तो बेसिक ये है कि एक बार आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या वीडियो आ गया, फिर आपको वो इसमें पैसा मांग रहे हैं या तो फिर कोई काम करवा सकते हैं आपसे, उनका जो करना है वो। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी काफ़ी फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा वडोदरा में कोई आपने ऐसा केस सॉल्व किया है या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्रिप्टो करेंसी के लेके हमारे पास काफ़ी अभी दो चीज़ें हैं कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत फ्रॉड होते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, उसमें काफ़ी जैसे बिटकॉइन है, डोज कॉइन है, इथेरियम है, काफ़ी अंदर सब कैटेगरीज है। तो क्रिप्टो करेंसी में लोगों को तो मैं पहले यही एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वेदर इट्स सेफ और नहीं, कैसे डील किया जाता है उसमें, तो आप इन्वेस्ट मत करिए उसमें। फिर जहाँ पे लालच दी जाती है कि ज़्यादा, काफ़ी बार फ्रॉड ऐसे आते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आपका इतना पैसा आपको मिलेगा, तो वो भी एक फ्रॉड तरह के हो। दूसरा, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो जजमेंट है, क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट कोई भी लायबिलिटी नहीं लेता, वो आपको अपने रिस्क पे करना है। तो आपको नहीं पता है कि उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरी मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो प्लेटफॉर्म इंडिया के बाहर है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो अंदर है कि इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म है, उसको आप पकड़ भी सकते हो अगर कोई फ्रॉड हुआ। इंडिया के बाहर है तो उसमें कोई रेमेडी नहीं है। और दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी का आजकल वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक है फॉर्म ऑफ क्राइम जो क्राइम करने के लिए है, दूसरा तो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। जैसे मैं मेवात का अभी बोल रहा था आपको, या तो और भी है, जैसे नाइजीरियन गैंग है, आजकल चाइनीज़ फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉड का जो रुपया होगा ये सेकंड या थर्ड लेयर में क्रिप्टो करेंसी से कन्वर्ट करेंगे, और उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, तो उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। जी जी सर, आपने इतने सारे केसेस आपने डिटेक्ट किए हैं, ऐसा कोई केस मुझे बताइए, हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए जिसमें आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला हो केस सॉल्व करके। केस तो वैसे हर एक केस स्पेशल होता है। जो मुझे सेटिस्फेक्शन, मुझे दो केस में आपको बोलूँगा। एक जो मेरे प्रोबेशन के ड्यूरेशन में एक 10 लाख का फ्रॉड था, और उसमें मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोगों ने फेक वेबसाइट करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक सिमिलर वेबसाइट क्रिएट की थी, और ऑनलाइन पेट्रोल पंप की परमिशन देते थे। तो मैं जब पादरा में प्रोबेशन में था तब 10 लाख का उसका फ्रॉड हुआ था। तो हमने सभी आरोपियों को पंजाब से पकड़ा था सब्सिक्वेंटली, और जो हमने 40 लाख रुपए सीज़ किए थे, तो उसमें हमने अपने विक्टिम की तो पूरी रिकवरी करवाई थी। उसके अलावा अपने यहाँ पे कलोल में एक और विक्टिम थे, उसकी 26 लाख की रिकवरी हुई थी। एक अलीगढ़ में भी रिकवरी हुई थी, और ये बड़ी गैंग थी जो करने वाली थी। तो ये केस था। और अभी जैसे हमने वडोदरा में किया था, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला था तो एक वो रस का जो वो कर रहा था, एक गरीब मजदूर था, उनका केबीसी के नाम पे फ्रॉड हुआ था। तो उसमें हमने 2 आरोपियों को पहले पकड़ा। अभी 2 दिन पहले हमें यूपीएसटीएफ की मदद से एक आरोपी को पकड़ा है, और फॉर्चुनेटली उसमें हम उसकी पूरी मनी को रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमने इतने रुपये सीज किए। तो वो सेटिस्फेक्शन देता है। जब सर अभी केबीसी आने वाला है दोबारा, तो क्या टिप्स या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, केबीसी के नाम पे जब भी किसी को एक उसकी फोटो वाला एक जो प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी मिसयूज़ होती है इन ठग्स के द्वारा, तो ऐसा कोई भी मैसेज है, केबीसी कभी आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट नहीं करता। वो एक हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना हो उसमें, या तो सोनी लिव की उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना। केबीसी आप इतने कोई भी स्पेशल नहीं है कि कोई आपको स्पेशल कांटेक्ट करने आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ और ये हुआ, या तो आपको व्हाट्सएप या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है कि ये केबीसी में हुआ है, तो वो फ्रॉड ही होता है। उसमें कभी मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ की जानकारी अगर हमें लेनी हो तो हम सीधा गूगल पे जंप करते हैं। तो आपको लगता है कि साइबर क्रिमिनल का से एक बहुत बड़ा एक अड्डा बन गया है गूगल क्रोम, तो उसकी अवेयरनेस को लेकर आप कैसे यूज़ करें इस क्रोम को? नहीं, गूगल क्रोम को आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे कस्टमर केयर का फ्रॉड होता है, ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर केयर में आप सर्च करोगे, जनरली लोगों को आदत है गूगल क्रोम को डाला कि ये कस्टमर केयर, और वहाँ पे क्रिमिनल्स ने अपना नंबर डाला होगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो जनरली आपको कुछ डालना है तो ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करिए। गूगल क्रोम आप सर्च करने के लिए कर सकते हो, बट जो आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कस्टमर केयर, यहाँ का कोई रिजोर्ट हो, अगर उसका कस्टमर केयर नंबर चाहिए, तो रिजोर्ट की जो पर्टिकुलर वेबसाइट हो उनमें से आपको नंबर निकालिए। आप सिर्फ गूगल क्रोम की इन्फॉर्मेशन के, वो एक इंडेक्सिंग है गूगल क्रोम, तो सर्च करने के लिए आप उसका यूज़ करिए। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी चाहिए होगी वो पर्टिकुलर वेबसाइट से लीजिए आप। जी जी। वडोदरा साइबर क्राइम सेल किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है?
मतलब अवेयरनेस के लिए साइबर क्राइम को लेकर? अवेयरनेस के लिए जनरली हमारा जो बड़ौदा सिटी पुलिस के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे हम वीकली हमारी जो भी नई मोडस ऑपरेंडी क्राइम की आ रही है उसकी स्लाइड्स अपलोड करते हैं, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। उसके अलावा हम अपने वीडियोस भी अपलोड करते हैं उसमें अवेयरनेस के लिए। और हमारी एक अच्छी खासियत ये है कि जो भी नई मोडस ऑपरेंडी है कि इस वीक में अगर कोई नई मोडस ऑपरेंडी हमारे आए तो ज़्यादा लोग विक्टिम ना बने, उसके लिए उसकी हम स्लाइड अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करते हैं, तो लोग वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स लेने के लिए। दूसरा, हम जैसे एक सुरक्षा संवाद हमारा कार्यक्रम चल रहा है वडोदरा, हमारे कमिश्नर साहब का एक इनिशिएटिव है, तो उसमें ड्रग्स की अवेयरनेस के साथ साथ साइबर क्राइम की अवेयरनेस होती है, जहाँ पे हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, हमारा स्टाफ जाता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, उनको अवेयरनेस करते हैं। दूसरा, हम है स्कूल्स में भी अवेयरनेस के कैंपेन चलाते हैं, और जैसे आपके साथ कर रहे हैं हम मीडिया हाउसेस से उनको भी हम इंटरेक्शन करते हैं। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस नए ट्रेंड साइबर क्राइम में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोग कैसे बचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? पहला तो अगर फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है तो आपकी ग्रीड थोड़ा कम करिए। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं होता जो ओवरनाइट आपको दुगना कर दे या दुगना रुपया कर दे, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। तो लोगों को अपनी ग्रीड कम करनी चाहिए, और जब तक आप ऑनलाइन स्पेस में डील कर रहे हो तो ऑलवेज कीप इन अ माइंड कि स्ट्रेंजर इज़ अ डेंजर। अगर जो स्ट्रेंजर है जिसको आप नहीं जानते तो वो डेंजर ही हो सकता है। तो ऐसा कोई भी लोग जिसको आप फेस टू फेस नहीं जानते उनके साथ कोई भी व्यवहार में मत उतरिए, या तो उसके साथ फ्रेंडशिप करना या उसके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, ये नहीं करना चाहिए, तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। साइबर क्राइम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप सुरक्षित रहिए, आप साइबर क्राइम को लेकर जागरूक रहिए, अपने देश और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।